आप लोगों में से अक्सर लोग ये जानते होंगे कि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर सजाए मौत का कोई प्रावधान नहीं है। सजाए मौत देने के लिए कोई भी ऐसा नियम उस मुल्क में नहीं है। कई ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर सजाए मौत का प्रावधान तो है, लेकिन तरीका अलग अलग है। जिस तरह से हमारे भारत में अगर किसी को सजाए मौत दी जाती है तो उसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। ऐसे ही कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर सजाए मौत देने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाला जाता है। बहुत से ऐसे भी मुल्क हैं जहां पर गोली मारी जाती है और कई ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल कर कर उन्हें मौत की सज़ा दी जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी जिस स्टेट की है, उस जगह पर सजाए मौत का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन एक केस सामने आता है जिसके बाद सजाए मौत का प्रावधान लागू किया जाता है और उस मुजरिम को सजाए मौत भी दी जाती है। कहानी अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट में से एक स्टेट कैलिफोर्निया की है। यहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन था। लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन असल में एक मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था, लेकिन कुछ साल नौकरी करने के बाद ये फिर नौकरी छोड़ देता है। इसकी पहले से शादी भी हुई थी, लेकिन इसकी पत्नी के साथ काफ़ी अच्छी बनती नहीं थी और उसके बाद इनके बीच डिवोर्स हो जाता है। कुछ वक्त के बाद ये दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी भी कुछ साल तक चलती है, शायद बच्चे भी होते हैं, और उसके बाद फिर इसके बीच भी इसका तलाक हो जाता है। अब इसकी उम्र उस वक्त 50 साल थी और ये अपने घर में अकेले रहा करता था। इसके ऊपर कई ऐसे मामले भी दर्ज थे, जैसे लड़कियों को छेड़ना और लोगों से लड़ाई करना, नशाखोरी करना, जिसकी वजह से ये जेल भी जा चुका था। ये कैलिफोर्निया की एक लोकेलिटी में रहा करता था। वहीं से कुछ दूरी पर एक दूसरा इलाका है जिसका नाम है लॉस वेगस। लॉस वेगस में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में एक शादीशुदा जोड़ा जिसकी एक बेटी भी थी, लेकिन इनके बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। शादी के बाद कुछ वक्त तो अच्छा गुजरता है, लेकिन फिर इनके बीच आपसी मतभेद शुरू हो जाते हैं, जिसके चक्कर में अब ये दोनों एक दूसरे से डाइवोर्स लेने चाह रहे थे। उनकी बेटी को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके माता पिता अब अलग होना चाह रहे हैं, तो वो काफ़ी परेशान होती है। वो अपने पिता और माता की लड़ाई से काफ़ी तंग आ चुकी थी। उसने एक फैसला किया कि वो अब इस घर को छोड़कर चली जाएगी। होता भी वही है, वो एक रात बगैर किसी को कुछ बताए अपने घर से निकलती है और वो घर से बाहर चली जाती है और इधर उधर भटकती है। इसी बीच उसको ख्याल आता है कि कैलिफोर्निया में उसके दादा कैलिफोर्निया में जो रहते हैं वो उनके पास चली जाएगी। वो कैलिफोर्निया जाती है, गाड़ियों को लिफ्ट देकर रुकवाती और फिर उस गाड़ी में बैठती और कैलिफोर्निया पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद कुछ वक्त तक वो अपने दादा के साथ रहती है। कुछ वक्त बीतने के बाद अचानक उसे अपनी माता पिता की याद आने लगती है और उसके बाद फिर वो ये फैसला करती है कि वो अपने माता पिता के पास वापस जाएगी। और यहाँ पे भी उसने वैसा ही किया, अपने दादा को बगैर बताए घर से बाहर निकली और उस जगह पर गई जहाँ से उसे लिफ्ट लेकर लॉस वेगस तक जाना था। उस वक्त एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए जो मिडिल क्लास के लोग होते, उनका यही तरीका था कि वो लिफ्ट के लिए गाड़ी रुकवाते और उसके बाद उनके साथ बैठकर वो दूसरी जगह सफ़र तय किया करते थे। जिस तरह से कुछ साल पहले तक भी हमारे भारत में भी ये चलन काफ़ी ज़्यादा था, अब शायद कुछ कम हो चुका है और उसकी वजह भी कुछ इसी तरीके की होगी जो कहानी में भी आपके सामने आएगी। वो वहाँ पर जाती है और जाने के बाद अब गाड़ियों का इंतज़ार करती है। वो देखती है कि जहाँ पर वो खड़ी है लिफ्ट लेने के लिए, वहीं पर पहले से 2 और व्यक्ति वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो भी उसी दिशा के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ उसे जाना था। धीरे धीरे उनसे बातचीत होती और बातचीत में ये पता चलता है कि ये दोनों लोग भी लॉस वेगस तक जाएंगे। अब इनसे पहचान हो गई। एक दूसरे से बातचीत करने के बाद अब इन्होंने फैसला किया कि जो भी गाड़ी रुकेगी तीनों लोग एक साथ उसमें बैठेंगे और फिर लॉस वेगस तक चले जाएंगे। वो इंतज़ार करते हैं। इसी बीच एक गाड़ी आती है, जिस गाड़ी को हाथ देने के बाद वो ये देखते हैं कि वो गाड़ी रुकती नहीं, वो गाड़ी आगे चली जाती है। जिसके बाद वो फिर दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करते हैं। दूसरी गाड़ी भी आती है। अब वो जब इस गाड़ी को हाथ देते हैं तो ये गाड़ी रुक जाती है। एक ब्लू कलर की कार जो उनके सामने रुकती है, कुछ दूर आगे जाकर जो लड़की थी जिसका नाम मैरी विल्सन था, मैरी विल्सन उस गाड़ी के करीब जाती है और उनसे कहती है कि उसे लॉस वेगस तक जाना है। जो ड्राइवर था उसकी उम्र 50 साल थी।
वो ये कहता है कि हाँ ठीक है, बैठो, मैं वहीं जा रहा हूँ, तुमको भी अपने साथ लेकर चलूँगा। लेकिन जो मैरी थी वो कहती है कि उसके साथ 2 और व्यक्ति भी जो वहाँ पर खड़े हैं, वो भी उनके साथ जाएँगे। तो जो ड्राइवर था वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको तो लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन 2 व्यक्तियों को मैं नहीं बैठा लूँगा। वो इस पे काफ़ी बात भी करती है, लेकिन जब वो इस बात पे तैयार नहीं होता, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ अपना बैग लेकर। वो बैग अपना वहीं पर रखी हुई थी जहाँ पर वो 2 व्यक्ति खड़े हुए थे। वो पीछे जाती, उस बैग को उठाती और उनसे ये बात कहती है कि ये ड्राइवर पता नहीं कैसा है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं तुमको तो लिफ्ट दे सकता हूँ, लेकिन उन दोनों को नहीं दूँगा। वो लोग भी थोड़ा हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है। वो अपना बैग उठाती और उसके बाद फिर उस गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी में बैठने के बाद उसके साथ लॉस वेगस के रास्ते पर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों के बीच कुछ बातचीत भी होती है। बातचीत में थोड़ा मोड़ा आपसी बातचीत में ये पता चलता है कि ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल, कोई ऐसी खतरे की बात नहीं। लेकिन इसी बीच मैरी की आंख लग जाती, मैरी सो जाती। कुछ दूर आगे जाने के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो ये देखती है कि जो लॉस वेगस का रास्ता है, ये ड्राइवर उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि किसी अनजान रास्ते पर ये गाड़ी चला रहा है। मैरी काफ़ी घबराती है, उससे कहती है कि आप कहाँ पर चले आए। वो कहता है कि क्यों, हम लोग तो लॉस वेगस जा रहे हैं। वो कहा नहीं, ये रास्ता लॉस वेगस का नहीं। तो मैरी जब इस बात को काफ़ी ज़ोर से कहती तो वो ड्राइवर कहता अच्छा हाँ, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, मैं तो भूल गया था, मैं रास्ता भटक गया था। वो इस बात को नॉर्मल में लेता है, बल्कि इसका शुक्रिया भी अदा करता है कि अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम लोग कहीं और पर भटक जाते। वो उसके बाद फिर वो वापस आता है, फिर लॉस वेगस के रास्ते पर निकलता है और लॉस वेगस के रास्ते पर आगे धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है। इसी बीच जब वो काफ़ी गौर से उसकी हरकतों पर मैरी नज़र रखती तो उसे उस व्यक्ति को देखने के बाद हल्का हल्का डर लगने लगा था। उसकी वजह ये थी कि उसकी हरकत कुछ इस तरह से थी कि वो बार बार उसको घूरता था, उससे बातचीत करता था और उसकी हरकत कुछ अजीबोगरीब थी, जिसकी वजह से मैरी को काफ़ी शक होने लगा था। अब मैरी एक फैसला करती है कि वो जब ये गाड़ी थोड़ा स्लो होगी तो वो इस गाड़ी से बाहर छलांग लगाएगी, क्योंकि अब उसको उस ड्राइवर के ऊपर शक होने लगा था कि ये ड्राइवर सही कैरेक्टर का आदमी नहीं। और आपको बता दें कि ये ड्राइवर कोई और नहीं, बल्कि ये वही व्यक्ति है जिसकी शुरुआत में मैंने आपसे बात बताई थी, यानी लॉरेंस ब्रॉट सिंगलटन, जो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था, जिसकी 2 मरतबा शादी टूट चुकी थी और इसके ऊपर कई ऐसे मामले भी थे। जब मैरी को इसकी हरकत पे शक होने लगता है, अब ये भागने के लिए फैसला करती है। वो अपने पैर को नीचे देखती है कि उसके शू के जो लेस वो खुले हुए हैं, वो उसे बांधने की कोशिश करती है और ये फैसला करती है कि वो इसे बांधने के बाद इस गाड़ी से छलांग लगाएगी और फिर वो यहाँ से फरार हो जाएगी। तभी इसी बीच जो ड्राइवर था लॉरेंस ब्रॉट सिंगलटन, वो सिगरेट पीना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मैरी को काफ़ी तकलीफ होती है धुएं से। वो इस बात को कहती है उस ड्राइवर से। ड्राइवर कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बाहर निकल के पी लेता हूँ। वो सिगरेट लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और इधर अब मैरी ये तैयारी कर रही थी कि वो अपने शू के लेस को बांधेगी और फिर इस गाड़ी से कूदकर वो यहाँ से भाग जाएगी। लेकिन इसी बीच वो देखती है कि वो ड्राइवर लॉरेंस ब्रॉट सिंगलटन उसके पीछे के दरवाजे को खोलता है और खोलने के बाद देखती है कि उसके हाथ में एक वजनदार चीज़ है, जिस चीज़ से अचानक जब वो शूलेस को बांधने के लिए झुकी हुई थी, उसके सर पर उसी वजनी चीज़ से वार करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मैरी बेहोश हो जाती है। और उसके बाद फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सन्नाटे इलाके में और उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं और उसको काफ़ी टॉर्चर किया गया है। उसके साथ लॉरेंस ब्रॉट सिंगलटन पूरी रात कई मरतबा उसके साथ रेप करता है, जिसके बाद फिर मैरी उससे गिड़गिड़ाती है, रोती है, ये कहती है कि उसे छोड़ दे, वो किसी को ये बात नहीं बताएगी। और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और गाड़ी की डिग्गी से एक हथियार निकालता है, कुल्हाड़ी, और उस कुल्हाड़ी से सबसे पहले मैरी की कलाई काटता है। जब वो उसकी दर्द से चीखता ही तो दोबारा फिर उसकी केहनी की तरफ से, यानी केहनी से ऊपर
उस जगह को काटता है और उसके दोनों हाथ के इतने हिस्से को वो काट देता है, जिसके दर्द से मैरी काफी तकलीफ में चीखती है, चिल्लाती। लेकिन वो एक ऐसा इलाका था जहां पर उसकी चीख सुनने के लिए कोई इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी मौजूद नहीं था। यह जगह एक ऐसी जगह थी जो जमीन से लगभग 30 फुट ऊपर थी, एक टीले नुमा जगह, जहां पर जब ये बेहोश हो जाती तो लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन अपनी गाड़ी से उस जगह पर जाता है और वहां जाने के बाद फिर इसके साथ दरिंदगी करता है और पूरी रात इसके साथ रेप करता है। और उसके बाद जब ये होश में आती है तो इसके दोनों हाथों को काट देता है और काटने के बाद फिर ये गिड़गिड़ाती है कि ठीक है, अब तुमने इतना कर लिया, अब मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जहां पर ये लोग रुके थे वहां से जो टीला था, नीचे लगभग 30 फुट गहरी खाई थी। ये मैरी को घसीटते हुए उस खाई के करीब लेकर जाता है और उसके बाद उसके चेहरे के बल यानी मुंह के बल उसे उस खाई से ढकेल देता है। जैसे ही मैरी उस खाई के नीचे जाती है लड़खड़ाते हुए, फिर ये काफी देर तक वहां पर खड़े होकर ये देखता है कि इसकी जान तो निकल गई। वो कुछ देर तक देखता है और देखने के बाद फिर ये यहां से निकल जाता है। अब मैरी जैसे ही उस खाई में गिरती, वो ये देखती है कि ऊपर वो अभी खड़ा हुआ है, तो वो अपनी सांस को रोक लेती और ये जाहिर करना चाहती कि वो मर चुकी है, क्योंकि अगर उसे यकीन हो जाएगा कि ये अभी जिंदा है तो वो उसे दोबारा मारने की कोशिश करेगा। और अगर मैं मरने का नाटक करूंगी तो उसे ये यकीन हो जाएगा और वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकेगा, क्योंकि उसे भी खतरा है। वो इस प्लान के साथ वो मुर्दा बनने की नाटक करती है और उसके बाद जब लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन वहाँ से निकल जाता है तो मैरी अब धीरे धीरे कोशिश करती है ऊपर आने के लिए। 30 फीट नीचे गहरी खाई में दोनों हाथ कटे हुए, खून उसके बेइंतहा बह चुके हैं और अब वो ये कोशिश कर रही है कि वो इस टीले के ऊपर आएगी और उसके बाद किसी से हेल्प लेने की कोशिश करेगी। वो इस बात को पहले से पढ़ रखी थी कि जब भी बदन का कोई हिस्सा कट जाए तो अगर उसका हिस्सा नीचे की तरफ होगा तो खून ज़्यादा बहेगा और उसका हिस्सा अगर ऊपर की तरफ होगा तो खून कम बहेगा। वो सबसे पहले उस जगह पर कीचड़ मिट्टी अपने हाथों पर लगाती है और लगाने के बाद अपने हाथों को ऊपर की तरफ करती और उस टीले पर चढ़ने की पूरी कोशिश करती। लगभग वो पूरी रात और सुबह हो जाती है, यानी पूरी रात उसको टीले से ऊपर आने में अभी आधे टीले तक भी नहीं पहुंची थी। फिर पूरा दिन गुजर जाता है, अभी भी वो उस टीले पर नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी थी। उसकी बदन में इतनी कम जान बची थी कि वो चींटियों की मानिंद रेंगते हुए ऊपर आ रही थी और उसे ये पता था कि अगर वो सोएगी, क्योंकि उसे नींद का भी गलबा या बेहोशी का गलबा कह लीजिए, कि उसे ये पता था कि अगर वो सोने की कोशिश करेगी या सो जाएगी तो उसका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो पूरी हिम्मत करती और वो उस टीले से ऊपर आने की कोशिश करती। लगभग पूरी रात गुजरने के बाद फिर पूरा दिन गुजर जाता है, शाम का वक्त हो जाता है। शाम का वक्त होते होते जब वो टीले के ऊपर आती है जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी थी, जहाँ से इसे धक्का दिया गया था, वो उस जगह पर पहुँचती है तो रात हो जाती है। यानी एक रात फिर पूरी दिन, फिर ये रात आ चुकी थी। पूरा दिन गुजरने के बाद अब रात आ चुकी थी। वो अपने हाथों को ऊपर करते हुए उस टीले से दूसरी तरफ आती है। वहाँ आने के बाद फिर वो उस रोड के किनारे आती है जहाँ से उस टीले का रास्ता आ रहा था और वहाँ से देखती है कि कई गाड़ियाँ गुजर रही। वो रात में लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है कि कोई उसे देख ले और उसकी मदद करे। वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन जितनी भी गाड़ी वहाँ से गुजरती वो उसे बगैर देखे आगे चली जाती। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब वो परेशान हो जाती, कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पाता, कोई उसे देख नहीं पाता, तो वो फिर पूरी रात वहाँ पर इंतज़ार करती। सुबह होने का इंतज़ार करने के बाद जब सुबह होती तो सुबह फिर वो उस रोड के करीब जाती और अब दोबारा से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती। एक महिला जिसकी बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं, खून से उसकी पूरी बदन लाल हुई हो और उसके दोनों हाथ कटे हुए और वो रोड के किनारे खड़े होकर लोगों से मदद मांग रही। इसी बीच वहाँ से कई गाड़ियाँ गुजरती। उनमें से एक कार जिसमें 3 व्यक्ति बैठे हुए थे वो वहाँ से गुजरती। तो वो देखते हैं कि एक महिला
जिसके हाथ कटे हुए हैं और वो मदद मांग रहे, तो वो डर से अपनी गाड़ी की स्पीड को तेज करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद फिर वो दूसरी गाड़ी का इंतजार करती है। इसी बीच वो देखती है कि एक ट्रक आ रहा है, जिस ट्रक में एक जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा, जो कहीं टूर से कहीं घूमने गए हुए थे, वहां से वापस आ रहे थे। वो जब इस महिला के करीब आते हैं तो उनकी नज़र उस महिला पे पड़ती है कि देखते हैं कि एक महिला जिसकी बदन पूरी खून से तर हुई है और उसके हाथ कटे हुए हैं और वो मदद की गुहार लगा रही। वो थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद फिर उनको दिमाग में आता है कि नहीं, वो महिला ज़रूरतमंद लग रही। वो पीछे आते हैं और पीछे आने के बाद फिर उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने साथ ट्रक में बैठाते हैं और फिर उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो जो मेडिकल सर्विस है उससे कांटेक्ट कर सके। वो उस करीब में जाते हैं, वहाँ से मेडिकल हेल्प को बुलाते हैं। जिसके बाद एक चॉपर आता है, हेलीकॉप्टर आता है, फिर उसके हेलीकॉप्टर में उसे बैठाला जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टर्स उसकी बॉडी को, कंडीशन को देख के हैरान थे कि आखिर ये महिला अभी जिंदा कैसे, क्योंकि इसकी बॉडी के लगभग आधे से ज़्यादा खून बह चुके थे और इसकी बॉडी में जो बाकी के बचे हुए खून थे वो जहरीले हो चुके थे। लेकिन फिर भी ये महिला जिंदा थी। इस बात से पूरा हॉस्पिटल और जो भी इस कहानी को जाना सुना वो हैरान था। अब पहली मर्तबा डॉक्टर्स उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद फिर उसका बयान नोट कराया जाता है। जब वो सही हो जाती है तो उसका बयान नोट किया जाता है, तो पता ये चलता है कि एक व्यक्ति जो इस तरीके की कार से आया था, उसने इस तरीके से लिफ्ट लिया था और लिफ्ट लेने के बाद वो इस तरीके से उसका रेप किया और इस तरीके से उसे टॉर्चर किया और उस खाई से फेंक दिया। ये सारी कहानी वो पुलिस ऑफिसर्स को सुनाती है। पुलिस ऑफिसर्स ये पूछते हैं कि क्या उस गाड़ी का नंबर आपको याद है? वो ये कहती है कि नहीं, नंबर तो नहीं याद, लेकिन गाड़ी का शेप और उस व्यक्ति का चेहरा उसे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है। पुलिस स्केच आर्टिस्ट बुलाती है और उसके बाद फिर उस व्यक्ति का स्केच बनवाती है। उसका स्केच बनवाने के बाद फिर अलग अलग अखबार में इसका इश्तिहार छपवाती और उसके ऊपर इनाम रखती और लोगों से इसके बारे में पूछती। इसी बीच एक व्यक्ति जो इस खबर को पढ़ता है, इस फोटो को, इस तस्वीर को देखता है, वो ये देखते ही समझ जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि असल में उसी लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन का एक पड़ोसी जिसके पास ये अखबार पहुंचता है, वो उस तस्वीर को देखता है और ये पहचान जाता है कि ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उसके ही पड़ोस में रहने वाला लॉरेंस ब्रॉड सिंगलटन है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उसके बारे में बताता है। पुलिस की टीम आती है और उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद अब इससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद फिर जब इसके अदालत में पेश किया जाता है, अदालत में इसकी कार्रवाई होती, तो ये अपनी जो दलील देता है, वो कहता है कि असल में वो इसे लिफ्ट तो दिया था, लेकिन इसके साथ एक और व्यक्ति भी मौजूद था, यानी वो इसके साथ, और मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। ये वहाँ पर उतर चुकी थी और उसके साथ वो व्यक्ति था, और मुझे एक बीमारी है कि मैं बहुत सी बातें भूल जाता हूँ। ये दलील वो देता है, लेकिन अदालत उसकी इन सारी खोखली दलीलों को रद्द करती है और उससे ये कहती है कि ये सवाल ही नहीं कि कोई और तीसरा व्यक्ति हो, क्योंकि इसने तुम्हारे चेहरे को काफ़ी अच्छी तरीके से देखा है और बहुत से ऐसे सारे प्रूफ थे जो उसके पुराने रिकॉर्ड से, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना और बहुत से लड़ाई झगड़े के मामले, वो सब कुछ सामने रखने के बाद अदालत ये फैसला करती है कि इसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन सज़ा का मामला भी यहाँ पर आकर रुक जाता है कि वहाँ पर जो सज़ा का प्रावधान था वो साल 1777 में फांसी की सज़ा वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उसके बाद 1777 में फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया गया, यानी मौत की सज़ा को, और साल 1972 तक कोई भी फांसी या मौत की सज़ा कैलिफोर्निया में नहीं हुआ करती थी। अब इसकी सज़ा जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती थी तो 14 साल। इसे 14 साल की सज़ा दी जाती है, जिसके बाद ये जेल में जाता है। लेकिन अब भी यहाँ मैरी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि 14 साल की सज़ा तो उसे दी जाती है, लेकिन 8 साल पूरे होने के बाद उसे जेल में अच्छे कैरेक्टर के चलते पैरोल दे दी जाती है, यानी टोटल वो 8 ही साल उस जेल में सज़ा काटता है। अब वो बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद अब मैरी, जैसे ही इसके बारे में मैरी को पता चलता है, वो काफ़ी गमगीन होती है और ये कहती है कि उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी,
लेकिन इसी बीच कुछ वक्त गुजरता है, जिसके बाद अचानक एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कॉल करने के बाद वो ये कहता है कि जिस व्यक्ति को 8 साल की सज़ा पूरी होने के बाद उसे छोड़ दिया गया अच्छे कैरेक्टर के चलते, वो मेरे पड़ोस में ही एक महिला के ऊपर दरिंदगी कर रहा है, वो उसके साथ गाली गलौज कर रहा है और शायद वो उसका कत्ल भी कर चुका है। पुलिस को जैसे ही ये खबर मिलती है, पुलिस की टीम उसके पड़ोस में जाती है और उसके घर में जाने के बाद वो देखती है कि एक महिला जो वहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई और साथ ही उसके साथ 3 बच्चे भी, और ये व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ है। पुलिस इसे गिरफ्तार करती है और अब भी वो वही दलील देता है कि नहीं, इसे मैंने नहीं मारा, किसी और ने मारा है और उसे भूलने की बीमारी है। अब पुलिस जब ये सुनती है तो फिर इसे अदालत में पेश करती है। तो मैरी को भी इस मामले में भी शामिल किया जाता है गवाह के तौर पर, क्योंकि मैरी का भी पुराना मामला इस व्यक्ति के साथ था। तो अदालत मैरी की भी कहानी को सामने रख के ये फैसला करना चाहती थी कि इसे किस चीज़ की सज़ा दी जाए, यानी कितनी सज़ा दी जाए। अदालत मैरी के भी मामले को सामने रखती है, मैरी सारी बातें उसे बताती है और ये कहती है कि वो जिस वक्त उसे पहली अदालत सज़ा सुना रही थी, तो उसने मैरी से ये कहा था कि जिस कहानी को उसने अधूरा छोड़ा है उसे वो जल्द ही पूरा करेगा, चाहे इसके लिए वो उसे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार ना करना पड़े। अदालत ये फैसला सुनती है, ये बात सुनती है मैरी की। उसके बाद अदालत में जो जज था वो ये बात कहता है कि अगर कानून मेरे बस में होता, इसमें बदलाव मेरे बस में होता, तो इसे मैं एक ऐसी सज़ा देना चाहता जो इसकी ज़िंदगी के लिए इबरतनाक हो, यानी पूरी ज़िंदगी इसे उसी काल कोठरी में बंद रहना पड़े, उसी जेल में ये रहे और इसके साथ एक अलग तरीके का मामला रखा जाए। लेकिन क्योंकि कानून मेरे हाथ में नहीं, तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा ही दे सकता हूँ, जिसके बाद दोबारा से उसे 14 साल की सज़ा दी जाती। लेकिन इसी बीच कैलिफोर्निया में एक माहौल गर्म होता है और वो माहौल ये होता है कि जो फांसी का प्रावधान खत्म किया गया है उसे दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सज़ा मौत से कम नहीं हो सकती। वहाँ के तमाम अखबारों में इससे रिलेटेड खबरें छपने लगी, अलग अलग न्यूज़ चैनल पे इसको लेकर डिबेट होने लगी और लोग पूरा एक कैंपेन चलाने लगे कि मौत की सज़ा जिसे रद्द कर दिया गया उसे बहाल किया जाए और दोबारा से मौत की सज़ा का प्रावधान लागू किया जाए। इसी के चलते जो कैलिफोर्निया के गवर्नर थे उन्होंने एक फैसला किया कि जो मौत की सज़ा का प्रावधान खत्म किया गया था उसे दोबारा से लागू किया जा रहा है। यानी कैलिफोर्निया के गवर्नर ने दोबारा से मौत की सज़ा का जो प्रावधान था उसे लागू कर दिया, यानी जो भी ऐसे मामले होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, लेकिन जज ये तय कर सकते हैं कि किस मामले में किसे मौत की सज़ा दी जानी है और वो उसे मौत की सज़ा भी दे सकते हैं। जिसके बाद फिर इस फैसले में यानी लॉरेंस ब्रॉड सिंगल्टन को मौत की सज़ा दी जाती है और उसे साल 2001 में मौत की सज़ा देनी तय की गई थी। मौत की सज़ा साल 2001 में लॉरेंस ब्रॉड सिंगल्टन को देनी थी, लेकिन इसी बीच कुछ वक्त जब ये बीतता है, साल 2000 में लॉरेंस ब्रॉड सिंगल्टन की मौत हो जाती है, जो कि कैंसर से मौत होती है। जिसके बाद मैरी काफ़ी गमगीन भी होती है, क्योंकि उसका मानना ये था कि इसने जिस तरीके से उसके साथ दरिंदगी की, इसकी सज़ा, मौत की सज़ा, कानूनी सज़ा जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक अपनी नेचुरल डेथ मरा, कैंसर की बीमारी ही के ज़रिए भले, लेकिन ये एक नेचुरल डेथ है, उसे उस चीज़ की सज़ा नहीं दी गई। वो काफ़ी गमगीन थी, लेकिन अब ये कुदरत का खेल था। जिसके बाद फिर ये मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर एक बदली और आती है कैलिफोर्निया की सियासत में, और ये बदलाव ये होता है कि साल 2019 में दोबारा से इस मौत की सज़ा के प्रावधान को बदल दिया जाता है। लेकिन इसके बीच जो पुरानी मौत की सज़ा दी गई थी वो अभी भी बाकी है। अब उस पर क्या फ़ैसला होगा, क्या उनकी मौत की सज़ा को रद्द किया जाएगा या उन्हें देने के बाद अब आगे से किसी को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।